Good morning, students. We are discuss about principles of management. Henry Fayol was the first scholar who presented principle of management in a systematic manner. Fayol formulated a set of 14 principles, and yesterday we are study 3 principles. First, division of work. Second, authorities and responsibilities. And third, discipline. Today we are discuss about our remaining topic. 4-point principle of management is unity of command. Unity of command. This means that an employee should receive order from only one senior officer. देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है. दिस मीन्स दैट एन एम्प्लॉई कि एक जो एम्प्लॉई है उसको शुड रिसीव्ड ऑर्डर, उसको अपने वर्क से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो रिसीव्ड करना चाहिए या मिलना चाहिए उसको फ्रॉम ओनली वन सीनियर ऑफिसर्स. जो वन एम्प्लॉई है उसको ऑर्डर रिसीव्ड होना चाहिए फ्रॉम ओनली वन सीनियर ऑफिसर, नॉट फ्रॉम मैनी हाई ऑफिसर. नॉट फ्रॉम मैनी हाई ऑफिसर. ड्यू टू द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम मैनी ऑफिसर्स, अगर उसको एक से अधिक ऑफिसर से ऑर्डर रिसीव्ड होगा तो क्या होगा यहाँ पे, एंड स्पेशली डिफरेंसेस इन दोज ऑर्डर्स. तो यहाँ उन सब के द्वारा दिए गए ऑर्डर में डिफरेंट होगा कुछ. नॉट ओनली क्रिएट कन्फ्यूज़न, इससे जो एम्प्लॉय है वो केवल कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा. तो सुनिए, नॉट ओनली क्रिएट कन्फ्यूज़न फॉर एम्प्लॉय बट ही और सी, जो एम्प्लॉय है ही और सी also gets distracted from her or his or her responsibilities. तो ही और सी जो है वो केवल और केवल है ना डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होगा. डिस्ट्रैक्टेड मीन्स होता है विमुख होना. काहे से, हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी जो ड्यूटी है, केवल उससे डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होगा बल्कि कन्फ्यूज़न भी होगा. तो यहाँ पे डबल इफ़ेक्ट हो रहा है. कब, अगर उसको मैनी ऑफिसर से ऑर्डर अगर रिसीव्ड हो रहा है तो ड्यू टू द ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम मैनी ऑफिसर्स एंड especially difference in those order not only create confusion for employee, केवल confusion नहीं होता है, but he or she also gets distracted from his or her responsibilities. According to Fayol, if the principle of unity of orders is dissolved, according to Fayol, if the principle of unity of order is dissolved, then the organization, अगर जो ना यूनिटी ऑफ ऑर्डर है, जो प्रिंसिपल है, अगर इसका डिज़ोल्व होता है, मतलब कि अगर इसको अगर हम ना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है या इसको भंग किया जा रहा है, then the organization face problems such as
सच एज डिफाइंस होती है चुनौतियाँ, चैलेंज ऑफ द ऑफिसर, इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट इन द सिस्टम, डिक्रीज इन डिसिप्लिन। अभी हमने जो डिसिप्लिन पढ़ा था, वो डिसिप्लिन है ना, वो डिक्रीज़ होता है कब? जब हमारे सामने विरोध होता है इन सब चीज़ों का, या संघर्ष उत्पन्न होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है संघर्ष उत्पन्न होना। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू फ्योल, इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑर्डर इज डिसॉल्व्ड, देन द ऑर्गेनाइजेशन फेस प्रॉब्लम्स सच एज। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम उसके सामने आ सकती है, उसमें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, और वो है डिफाइंस, चुनौतियाँ उनके फेस करनी पड़ती है ऑफिसर्स को। इंक्रीज़ इन, और जब ये है ना डिफाइंस है उनको फेस करेंगे तो इससे इंक्रीज़ होगी क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज़ होने से एक चीज़ डिक्रीज़ होगी, और वो क्या है? सिस्टम डिक्रीज़ होता है डिसिप्लिन का सिस्टम वो डिक्रीज़ होता है। इसलिए ये जो है अपना प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जी, इसको एक डायग्राम से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है, आप लोगों को इसको फेयर नोटबुक में बनाना भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, देखिए बहुत अच्छे से इसको बताया है। ये जो है यहाँ पे एक ऑफिसर है, वन ऑफिसर, ओनली वन ऑफिसर, और ये यहाँ पे एम्प्लॉय। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय शुड रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सीनियर ऑफिसर। वन सीनियर ऑफिसर से अगर एम्प्लॉय है, वो क्या रिसीव्ड कर रहा है? ऑर्डर्स रिसीव्ड कर रहा है, ओनली वन ऑफिसर्स। तो ये होगा यूनिटी ऑफ कमांड। तो वो यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा, और कंफ्यूज नहीं होगा तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कंप्लीट कर सकता है, उसको अकम्प्लिश्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, एंड इसका अगर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाए, इसको, इस प्रिंसिपल का अगर ना डिसॉल्व होता है तो क्या होता है? देखिएगा, डिसॉल्व होता है तो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, इसमें क्या हो रहा है? ये एक एम्प्लॉई है, इस एक एम्प्लॉई को यहाँ ऑर्डर देखिए कहाँ कहाँ से रिसीव्ड हो रहा है? ऑफिसर फर्स्ट, ऑफिसर सेकंड, ऑफिसर थर्ड, और ये इससे जो है ना 3 टाइप्स के जो ऑर्डर मिलेंगे, ये ऑर्डर जो है इनमें ना स्पेशली है ना डिफरेंस होगा, और डिफरेंस होगा तो ये जो एम्प्लॉइज़ है वो नॉट ओनली क्रिएट कन्फ्यूज़न, बट ही या सी जो भी है आल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो ना एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स है वो ना अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जी, तो ये आपने पढ़ा यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट अपना जो इसमें प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसा हमने अभी इसको पढ़ा है यूनिटी ऑफ कमांड, वैसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? देखिए इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है, वो भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन states that all those activities of the organization whose objective are the same should be kept under the one manager and one plan. सिंपल सा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन states that all those activities of the organization, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है इसमें ये बताया गया है इस प्रिंसिपल में कि स्टेट ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन की है
हुज ऑब्जेक्टिव्स आर द सेम, और जिन सब का ऑब्जेक्टिव है वो सेम है। शुड बी केप्ट अंडर द वन मैनेजर, तो वो एक अंडर द वन मैनेजर, एक ही इसका मैनेजर होना चाहिए, ओनली वन मैनेजर, उसी को ये सब देखना चाहिए। एंड वन प्लान, जो सेम नेचर की जो एक्टिविटीज़ है, जिन सब का ऑब्जेक्टिव्स है वो सेम है, उन सब को है ना पूरा करने के लिए हमें उसको है ना एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए उसमें एक जो मैनेजर होता है, वन मैनेजर, उसी के अंडर में होनी चाहिए। एंड उन सब एक्टिविटीज़ के लिए ओनली वन प्लान होना चाहिए। अब अगर वन प्लान नहीं होगा तो जो एम्प्लॉयज़ है वो अपनी अपनी पर्सनल जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तो इससे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और उनके जो है ना एक्टिविटीज़ है, जो वर्क है, उसमें है ना यूनिटी भी नहीं आएगी, ठीक है जी। या फिर यूँ बोले हम कि ना उनमें इक्वलिटी नहीं होगी, तो वो रोंग है, यहाँ पे रोंग हो जाएगा। देखिए, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड हमने अभी 4 जो अपना ये प्रिंसिपल पढ़ा है इसमें, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, इनमें क्या डिफरेंसेस है देखिएगा, दोनों में आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे। मैंने यहाँ पे एक इसकी टेबल क्रिएट की है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए, यहाँ पे बेस होगा, जिस बेस पे हम इनको है ना जो इनमें डिफरेंस है इसको हम यहाँ पे बता पा रहे हैं। देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट मीनिंग, वन सबऑर्डिनेट should received order from and should be responsible to only one superior या ऑफिसर। वन सुपीरियर या वन ऑफिसर। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर या ऑफिसर, कि एक सबऑर्डिनेटर को एक ही ऑफिसर से, ओनली वन ऑफिसर से ऑर्डर रिसीव्ड होना चाहिए, एंड वो जो सबऑर्डिनेट है वो ओनली वन ऑफिसर के ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर या ऑफिसर। एंड यूनिटी ऑफ कमांड, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, प्रत्येक ग्रुप की एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव, जिनका ऑब्जेक्टिव है वो सेम हो, मस्ट हैव वन हेड, और उन सब सारी एक्टिविटीज़ का वन हेड होना चाहिए एंड वन प्लान होना चाहिए। वन हेड एंड वन प्लान। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स, ऐसी सारी की सारी ग्रुप की एक्टिविटीज़ जिसका ऑब्जेक्टिव्स है सेम है, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एंड सेकेंड है एम, जो एम है ये सेकेंड है। देखिए, इसमें बताया हुआ है प्रिवेंट्स ड्यूल सबऑर्डिनेशन, प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेट। ये जो यूनिटी ऑफ कमांड है इसका एम क्या है, ये इसका एम है प्रिवेंट्स मतलब होता है कि रोकना, प्रिवेंट्स ड्यूल सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन हो गई यहाँ पे जैसे कि ना जिसके पास फ्रीडम नहीं हो, मतलब कि है ना पराधीनता, तो सबऑर्डिनेशन। तो प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन को ये प्रिवेंट करता है, मतलब कि रोक रहा है, ठीक है, दोहरी पराधीनता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ना ओनली वन ऑफिसर है जिसके प्रति आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो यहाँ पे ड्यूल सबऑर्डिनेशन की जो एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, उसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स। ओके जी। एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये प्रिवेंट्स कर रहा है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ये काहे को कर रहा है?
ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, इसको प्रिवेंट कर रहा है। ओके, एंड थर्ड है इम्प्लीकेशंस, इसमें यूनिटी ऑफ कमांड में है अफेक्ट्स एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। जी, अफेक्ट्स होता है प्रभाव डालना, तो अफेक्ट्स ऑन एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, एंड इसमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में है अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एंटायर यानी कि हो गया कि ना कंप्लीट, संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो अफेक्ट एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में है अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जी, एंड अपना जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो है 6 पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट्स। अगेन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट। इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि अपना जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, अगर वो कहीं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट या फिर कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसके अगर कहीं बीच में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, संघर्ष मतलब कि यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट हो रहा है, तो हमें अपने जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको हमें छोड़ देना चाहिए, अबांडोनेट उसको कर देना चाहिए। जी देखिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ़ देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द interest of the organization, in an organization if there is a conflict between the interest of the organization and the personal interest, यदि यहाँ पे पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनमें और ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग हो गया यहाँ पे संघर्ष, तो क्या करना चाहिए, देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पैरामाउंट। तो यहाँ ये समझना चाहिए, देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पैरामाउंट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट है वो ही पैरामाउंट है, यानी कि सर्वोच्च है, वो सबसे पहले वो है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे तो अपने इंडिविजुअल या फिर पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसलिए देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पैरामाउंट एंड फॉर दिस पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी अबेंडेंड। अबेंडेंड मीन्स होता है उसको छोड़ देना, त्याग देना। अबेंडेड यानी छोड़ देना, किसको, पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी अबेंडेंड, अबेंडेंड छोड़ना, उसको अबेंडेंड हमको कर देना चाहिए, किसको, पर्सनल इंटरेस्ट को। जी कंटिन्यू, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इंटरेस्ट कैन बी फॉर मैनी रीज़न, इसके कई कारण हो सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ मैनेजर्स को क्या ड्यूटी हो गई, देखिए मैनेजर्स क्या करेंगे, मैनेजर्स शुड कीप, यहाँ मैनेजर्स को ध्यान रखना चाहिए, मैनेजर शुड कीप इन माइंड दैट सच कंडीशंस शुड नॉट अराइज विच कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इंटरेस्ट, कि मैनेजर्स को ये ध्यान रखना चाहिए, कीप इन माइंड दैट कंडीशन, ऐसी कंडीशन ही क्रिएट ना हो जिससे अराइज यानी कि उत्पन्न हो, विच कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इंटरेस्ट, इन दोनों में बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट, इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स
क्रिएट हो, ऐसी कंडीशन ही नहीं आए। ये मैनेजर को अपने माइंड में इसको कीप रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ द नेसेसरी, और इसके लिए दिस इज़ नेसेसरी फॉर द एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब होता है तरक्की, उन्नति ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन के एडवांसमेंट के लिए नेसेसरी है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो नेक्स्ट इसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उनको हम नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।